आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट, जो है हमारे समकालीन भारत 2 से, और हमारी वर्कशीट का नंबर है 39 और आज की तारीख है 3 दिसंबर। आपको याद होगा हमने पिछली 2 वर्कशीटों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के बारे में चर्चा की थी, और मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ पर जीवन रेखाओं से मतलब है परिवहनों से। पूरे देश में जो परिवहन के लिए जाल बिछा हुआ है, मतलब कुछ वाहन जो सड़कों पर चलते हैं तो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, रेलों के लिए रेल की पटरियों का जाल बिछा हुआ है, और इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ रहे हैं पाइपलाइन की ओर। 2 चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सड़क परिवहन, सड़क मार्ग के बारे में, दूसरा रेल परिवहन और रेल की पटरियों के बारे में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाइपलाइन के बारे में। सुनकर कितनी हैरानी जैसी फीलिंग आपको आ सकती है। आपको लग सकता है कि पाइपलाइन से परिवहन, पर हो सकता है कि कभी आपने इस बात पर ध्यान ही ना दिया हो कि पाइपलाइन के ज़रिए भी हम बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करते हैं, और जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है पानी। शहरों में तो ये बहुत ही आम बात है कि पाइपलाइन के ज़रिए से पानी घरों तक पहुंचाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये पाइपलाइन पानी पहुंचाने के अलावा और क्या क्या काम करती है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि भारत की परिवहन मानचित्र पर एक नया परिवहन का साधन है। कौन? पाइपलाइन। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज उसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने में किया जाता है। अगर हम एक बार दोबारा से इस लाइन पर गौर करें तो हमें पता चलेगा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको पाइपलाइन के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कच्चा तेल, फिर पेट्रोल उत्पाद, उसके बाद तेल से प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद। अच्छा, मैं एक बार वापस पीछे वाले शब्द पर जाती हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है पेट्रोल उत्पाद। आप ध्यान रखें, ये पेट्रोल उत्पाद भर मतलब पेट्रोल की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे पेट्रोलियम की बात की जा रही है, क्योंकि पेट्रोलियम से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वैसे मैं ये उम्मीद करती हूँ आपको इसकी जानकारी होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि पेट्रोलियम से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। पेट्रोलियम यानी कि कच्चा तेल, पेट्रोलियम को ही हम कच्चा तेल कहते हैं, और उसे संशोधित कर कर मतलब उसे साफ करके और उसके बाद अलग अलग चीज़ें उससे प्राप्त की जाती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल जिसे आप केरोसिन भी बोलते हैं, कई तरह का अब आपने सुना होगा इत्र, सेंट जिसे हम बोलते हैं वो, इसके अलावा मोम का तेल, और ऐसी और भी कई चीज़ें हैं जो हमें पेट्रोलियम से मिलती हैं। मतलब पेट्रोल मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है, हमें मिलता है पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम से हम पेट्रोल बनाते हैं। और आपको पेट्रोलियम के बारे में मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, पेट्रोलियम से हमें ये जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, इनका अपना कोई रंग भी नहीं होता है और ना ही इनमें कोई स्मेल होती है। मतलब ये कि पेट्रोल से, डीजल से, मिट्टी के तेल से, इन सभी चीज़ों से जो महक, खुशबू या गंध जो हमें आती है, खुशबू भी ना कहें, अगर हम गंध कहें तो ठीक होगा, जो स्मेल उनसे हमें आती है वो उसमें है नहीं, अपने आप नहीं है उसमें उसमें वो स्मेल हमने डाली है, मतलब मानव उसमें वो स्मेल डालता है। और क्यों डालता है? इसलिए डालता है कि अगर ये चीज़ें लीक करेंगी और हमें नहीं पता चला तो आग लग सकती है, क्योंकि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली ये सभी चीज़ें ज्वलनशील हैं,
मतलब जल्दी से आग पकड़ने वाली हैं। और आपको तो पता ही है पेट्रोल डीजल ईंधन के रूप में जब हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब ये सभी चीज़ें जो हैं ज्वलनशील हैं। मिट्टी का तेल, तो इसी वजह से पेट्रोलियम से जो ये चीज़ें हमें मिलती हैं उसमें खुशबू मिला दी जाती है या फिर स्मेल मिला दी जाती है। जैसे इत्र की बात करें, सेंट की बात करें तो उसमें तो खुशबू ही मिलाई जाती है। लेकिन अगर मिट्टी के तेल की बात करें तो आपने देखा होगा कहीं कहीं पर मिट्टी के तेल का रंग हल्का नीला होता है और कहीं कहीं पर आपको मिट्टी का तेल कभी कभी आपने उसे हल्का रेडिश कलर भी उसमें देखा होगा। तो ये दो रंग का कैसे हो गया? दो रंग का हो इस तरह गया कि उसमें वो रंग मिलाया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट करते हैं कि पाइपलाइन के ज़रिए से हम कच्चा तेल मतलब वही पेट्रोलियम, ठीक है। उसके बाद पेट्रोल उत्पाद की बात की गई है, जो पेट्रोल से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। फिर तेल से प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद, तेल से प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद का मतलब है जो चीज़ें हमें प्रकृति से हम हासिल करते हैं। जैसे मान के चलो सरसों का तेल अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो आप पाइपलाइन के थ्रू पहुंचा सकते हैं, या ऐसी दूसरी बहुत सारी कीमती चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें हम पाइपलाइन के थ्रू पहुंचाना पसंद करें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, मतलब अगर हम अपनी गैस को, किसी भी तरह की गैस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना चाहते हैं तो पाइपलाइन के थ्रू इसको करना भी जो है बहुत सुरक्षित भी है और आसान भी है। उदाहरण के लिए जैसे आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा, क्योंकि दिल्ली जैसी शहर में भी ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर जो हम घर पर एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडरों में जो हमें मिलती है। बहुत सारी जगहों पर अब पाइप्स लग गए हैं और पाइपलाइन के थ्रू लोग घर में उसे प्रयोग करते हैं। और मूवी में, टीवी में आपने देखा ही होगा, मुंबई जैसे महानगर के बहुत सारे सीन हम अपने टेलीविज़न पर देखते हैं और वहाँ पर आपने देखा होगा कि पाइपलाइन के थ्रू जो है गैस सप्लाई की जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल होगी कि गैस को पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई किया जाता है, उर्वरक कारखानों और बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी लिखा है कि उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है सामान पहुंचाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि उर्वरक कारखानों का जिक्र कर दिया गया। तो अब बताइए ऐसी कोई चीज़ है जो ठोस अवस्था में है तो उसे पाइपलाइन से हम कैसे भेजेंगे? तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो ठोस और तरल दोनों अवस्था में मौजूद हो सकती हैं। तो कुछ चीज़ों को जो ठोस होती हैं उन्हें हम कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब बदल लेते हैं तरल पदार्थ में। तरल का मतलब हुआ पानी जैसे पतली अवस्था में, और उसके बाद हम उसे भेज देते हैं पाइपलाइन द्वारा दूसरी जगहों पर। सुदूर आंतरिक भागों में, मतलब ऐसी जगहें जो बहुत दूर हैं और घनी जगहें हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर घनी आबादी हो, या फिर ऐसी जगहें जो बहुत जो परिवहन मार्ग होते हैं, परिवहन के मार्ग होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा दूर हों, जो ऐसी जगहें होती हैं। यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं: बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही हो पाई है। अब ये बोल रहे हैं कि ऐसी जगहें जहाँ सुदूर भागों में शोधनशालाएं हैं वो पाइपलाइन के कारण पॉसिबल हो पाई हैं। तो इन्होंने एग्जाम्पल दी, ऐसी कौन सी जगहें हैं जहाँ पर आंतरिक भागों में शोधनशालाएं लगाई गई हैं, मतलब ऐसी जगहें जो बहुत ऐसी जगहों पर हैं जो परिवहन के मार्गों से दूर हैं। तो ऐसी जगहें हैं बरौनी में, मथुरा में, पानीपत में। इन सभी जगहों पर गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना की गई है। देखो यहाँ पर इस बात का मतलब समझने की कोशिश करना कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए ये कहा जाता है कि आपने अक्सर सुना होगा जनसंख्या जहाँ है, आबादी जहाँ है, वहाँ पर शोधनशालाएं ना लगाई जाएं, क्योंकि अगर इनमें किसी तरह से कोई घटना घट जाती है, विस्फोट हो जाता है तो जनसंख्या को बहुत नुकसान होता है, पॉल्यूशन की वजह से भी और आग की वजह से भी, और विस्फोट के कारण जो दूसरी चीज़ें निकलती हैं उन सभी चीज़ों से। तो सीधी सी बात है, क्योंकि ये निर्देश भी दिया जाता है कि ऐसी जगहों पे शोधनशालाओं को लगाओ जहाँ पर लोग ना हो। तो जहाँ पर लोग नहीं होते वहाँ पर परिवहन की सुविधाएं भी हमें देखने को नहीं मिलेंगी। तो ऐसी जगहों को सुदूर आंतरिक भाग बोलते हैं। तो सुदूर आंतरिक भागों में जहाँ पर इस तरह की शोधनशालाएं लगाई गई हैं
उनमें नाम दिया हुआ है हमें बरौनी का, मथुरा का, पानीपत का। ये वो जगहें हैं जहाँ पर गैस आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना की गई है और पाइपलाइन के जरिए वहाँ से चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है, या ये कहें कि उर्वरक को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है। तो अब फिर वही वाली बात है कि उर्वरक को पाइपलाइन के जरिए से कैसे भेजा जा रहा है? तरल अवस्था में उसको कन्वर्ट कर दिया लिक्विड फॉर्म में, तरल अवस्था में, पानी जैसी अवस्था में चेंज करने के बाद उसे एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है। अब इसके बाद हम देखें, यहाँ पर लिखा है पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है। मतलब जब हम स्टार्टिंग में पाइपलाइन को बिछाते हैं तो काफ़ी खर्चा आता है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक बार बिछ जाने के बाद इसको चलाने की लागत न्यूनतम है, मतलब इसको यूज़ करने की लागत न्यूनतम है। एग्जाम्पल के लिए सड़क परिवहन जो होते हैं, जैसे मान के चलिए ट्रक है, बस है, ऑटो हैं, जिन भी जिन भी चीज़ों के ज़रिए आप आते जाते हैं या सामान भेजते हैं, पेट्रोल डीजल ये तो लगेगा ही लगेगा। साथ में सड़कें हर कुछ साल के बाद मरम्मत मांगती हैं और कुछ जगहों पर तो बनने के तुरंत बाद भी उसकी मरम्मत की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर इन सब दृष्टिकोणों से देखा जाए तो जो परिवहन के दूसरे साधन है, रेल की पटरियों की भी मरम्मत करनी पड़ती है, कुछ जगहों पे भूस्खलन हो जाता है, कहीं पर कुछ दूसरी घटनाएं घट जाती हैं, पटरियों की बार बार मरम्मत करनी पड़ती है, फिर रेलगाड़ी की अपनी टूट फूट है उसको भी देखना पड़ता है। तो इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो पाइपलाइन बहुत सुविधाजनक है। एक बार बिछाने में जो खर्चा आ गया, उसके बाद उसमें जो भी खर्चा है वो बहुत कम है, क्योंकि उसे बिछने के बाद उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं हैं कि अब उसको चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, कि उसको चलाने के लिए डीजल चाहिए, या अब उसकी रोज़ टूट फूट हो रही है तो मरम्मत चाहिए। ये सब चीज़ें अपेक्षाकृत कम होती हैं, इसीलिए इसे बिछाने के बाद जो एक बार धन लग गया, उसके बाद ये आसान रहती है लागत के दृष्टिकोण से, मतलब धन इस पर कम खर्च करना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। वाहनांतरण देरी तथा हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है कि जैसे हम वाहन से कोई सामान भेजते हैं तो कई बार देर हो जाती है, कई बार सामान की टूट फूट हो जाती है, हानि हो जाती है। मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, टायर पंचर हो गया, किसी दूसरे तरह की कोई घटना हो गई, तो उससे हमें देरी हो जाती है, मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर देर भी हो सकती है और नुकसान भी हो सकता है। लेकिन पाइपलाइन में इस तरह की हरकतों का होना या इस तरह की घटनाओं का घटना लगभग नहीं के बराबर है, मतलब बाई चांस ही ऐसा कुछ होता है, नहीं तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। अब देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। अब वो 3 प्रमुख जाल जो देश में पाइपलाइन के हैं वो कहाँ हैं, ये हमें बताया गया है। तो सबसे पहला पढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर ये तीनों नाम दिए हैं, ये एक, ये दो बॉक्स, दूसरा बॉक्स और ये तीसरा बॉक्स। यहाँ पर लिखा है ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश तक। तो मैं आपको दिखा देती हूँ नक्शे पर। ये देखिए यहाँ पर है हमारा आसाम, ये देखिए मेरा कर्सर यहाँ, ये हमारा आसाम का एरिया है, ठीक है। और इन्होंने हमें क्या बोला? इन्होंने हमें बोला कि आसाम के गुवाहाटी से, तो वापस आ जाते हैं अपने नक्शे पर। तो जब हम ये सॉरी ये तो अरुणाचल है, ये आसाम है हमारा, आसाम सॉरी वो अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है हमारा यहाँ पर, ये जहाँ पर गुवाहाटी लिखा है देख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि आसाम के ये आसाम का इलाका है पूरा, देखिए आसाम लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये आसाम का एरिया है। तो इसमें लिखा है कि आसाम से गुवाहाटी, मुझे लगता है कि मैंने पढ़ने में कुछ गड़बड़ कर तो नहीं दी, ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते, मतलब ये कि आसाम से होते हुए ये गुवाहाटी, गुवाहाटी से देखिए बरौनी, बरौनी से ये देखिए राजबंद भी देख रहे हैं, ये तो लेकिन निचली ओर आ गया, ये दूसरी शाखा है इसकी। हम वापस अपनी शाखा की तरफ जाते हैं। आसाम से ये गुवाहाटी के क्षेत्र से बरूनी, और बरूनी से कानपुर, और कानपुर से ये आप लखनऊ तक देख रहे हैं। तो बेसिकली उन्होंने जिक्र किया है कानपुर का। तो इन्होंने क्या कहा है हमें कि जो इसकी पहली शाखा है वो आसाम, गुवाहाटी, बरूनी से होती हुई कानपुर तक आती है। ये हुई एक बात जो इन्होंने यहाँ लिखी है, आसाम से होती हुई गुवाहाटी, बरूनी और कानपुर। कानपुर, बरूनी, गुवाहाटी ये
जिलों के और शहरों के नाम हैं, जबकि आसाम राज्य का नाम है। कंफ्यूज मत होइएगा। एक बार फिर से आते हैं अपने वापिस। यहाँ पर क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है। वापिस नक्शे पर आते हैं। जो ये शाखा है जो आसाम से कानपुर तक जा रही है, इसमें से एक शाखा निकलती है जो बरूनी से होकर राजबंद और राजबंद से होकर हल्दिया तक आती है। आप ये देख पा रहे हैं कि बरूनी से झारखंड में राजबंद और राजबंद से वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल में हल्दिया तक ये आ रही है। ये रेड लाइन से आप इसे आसानी से देख पा रहे हैं। ठीक, अब इन्होंने इसके साथ में हमें ये भी बताया है, और इसकी एक दूसरी शाखा, देखिए ये एक शाखा बता दी इन्होंने कि वो जो मेन शाखा, मेन जो लाइन जा रही है पाइपलाइन, उसी पाइपलाइन में से एक शाखा बरौनी से हल्दिया तक चली गई, और उसी मेन पाइपलाइन में से एक दूसरी शाखा राजबंद से मोरीग्राम तक और गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक जाती है। तो वापिस आते हैं नक्शे पर। इन्होंने हमें कहा राजबंद राजबंद से मोरीग्राम तक, देख रहे हैं आप ये मोरीग्राम। तो इसमें इन्होंने हमें ये भी बता दिया कि एक शाखा जो है वो राजबंद से मोरीग्राम तक जा रही है और एक शाखा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक जा रही है। तो गुवाहाटी, वापस ऊपर चलते हैं जहाँ पर हमने गुवाहाटी पढ़ा था, गुवाहाटी ये रहा, और गुवाहाटी से इन्होंने क्या कहा हमें कि गुवाहाटी से ये जा रही है सिलीगुड़ी तक, और सिलीगुड़ी कहाँ है, ये रहा, ये देखिए। तो एक बार हम इसको, जो हमने पहली पाइपलाइन के बारे में पढ़ा, उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि हमें वो याद रहे। इन्होंने हमें कहा कि ये जो शाखा है आसाम से कानपुर तक के लिए बिछी हुई है, मतलब यहाँ आसाम से लेकर गुवाहाटी से होकर बरूनी होते हुए ये कानपुर जाती है। और इन्होंने कहा इसी में से एक शाखा जो है, इसी मुख्य पाइपलाइन में से एक शाखा जो है राजबंद, बरूनी से राजबंद के लिए और फिर हल्दिया तक चली जाती है, और इसी में से इन्होंने बताया कि एक शाखा जो है राजबंद से मोरीग्राम तक जा रही है। उसके साथ में इन्होंने हमें ये भी बताया है कि ये देखिए, ये शाखा दिखाई दे ही रही है आपको, ये बरूनी से ये शाखा आपको दिखाई दे रही है। बरूनी से एक शाखा जो है ये हल्दिया तक आई, ब्लू वाली जो है एक शाखा है जो यहाँ तक आई, और दूसरी शाखा इन्होंने हमें जो बताई है वो राजबंद से मोरीग्राम तक आई, और इसके अलावा मतलब वो रेड कलर में दी हुई है। और वही रेड कलर में जो दूसरी शाखा से बता रहे हैं गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक, ये भी हमें रेड कलर में दी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं वापिस अपने बॉक्स पर आते हैं। अब बिल्कुल क्लियर रखना है आपको चीज़ों को। गुजरात में सलाया से वीरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब के जालंधर तक, तो गुजरात में सलाया से शुरू होकर पंजाब के जालंधर तक जा रही है एक और शाखा। तो वापिस देखते हैं नक्शे पर कि कहाँ पर है ये। तो ये रही गुजरात में, ये है हमारा पूरा गुजरात का इलाका, और ये रहा हमारा सलाया, ये देखिए कर्सर के पास। अब इन्होंने क्या कहा है कि सलाया से होते हुए ये जालंधर तक जा रही है। तो जालंधर की जब हम बात कर रहे हैं कि हम जालंधर तक की हमारी शाखा जा रही है, तो पंजाब में हम जालंधर तक चलते हैं। देखिए ये है जालंधर, ये नाम आपको दिखाई दे रहा है और ये गोल बना रखा है यहाँ पर। तो हम इसे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये पाइपलाइनें यहाँ से होते हुए बढ़ रही हैं आगे की ओर, और ये गई जालंधर तक। और जो जो नाम इन्होंने हमें बताए थे वो सब नाम इसमें दिखाए गए हैं, वीरमगांव, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत। तो जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आप सारे नाम देख पाएंगे। ये है वीरमगांव, मथुरा है आपका यहाँ पर, और इसी लाइन पर आप जितने भी नाम इन्होंने दूसरे बताए हैं उन सबको यहाँ पर देख पाएंगे। वापस चलें, इसके साथ में जो इसकी उप शाखाएं बताई गई हैं, मतलब ये हमारी मेन पाइपलाइन हो गई। इसी पाइपलाइन से और क्या क्या बताया है इन्होंने कहा कि इसी से अन्य शाखा जो है वो वडोदरा के निकट कोयली को चक्षु और अन्य स्थानों से जोड़ती है। इसकी अन्य शाखा, जो हमने ये पाइपलाइन पढ़ी, इसकी अन्य शाखा जो है वो कोयली को
अन्य जगहों से जोड़ रही है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए इचक्षु लिखा हुआ है, दिखा। और इसी में मतलब ये जो मेन लाइन है, मेन लाइन से इन्होंने ब्लू कलर्स की लाइन में दूसरी चीज़ों को भी दिखाने की कोशिश की है। लेकिन हमें अभी क्या देखना है, हमें देखना है कोयली को चक्षु से जोड़ते हुए। तो देखिए, ये देखिए ये लाइन जा रही है, ये जितनी भी लाइन जा रही हैं ये आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये कोयली से होते हुए ये चक्षु तक पहुंच गई। वापिस आए अपने नक्शे की ओर। अब इन्होंने कहा है कि तीसरी पाइपलाइन की जो शाखा है वो गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। तो गुजरात में हजीरा की बात कर दी गई। देखिए ये लाइन जो है ये लाइट कलर में दिखाई गई है आपको, येलो लाइट कलर में। हजीरा से होती हुई ये पाइपलाइन जो है जा रही है आगे तक, और यहाँ तक ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, दादरी लिखा है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं। और वापिस अगर इसी पर आए तो इन्होंने हमें बताया है इसमें कि मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से जाती है। तो ये कहाँ होकर जा रही है, ये विजयपुर होकर जा रही है। देखो विजयपुर है, तो सीधी सी बात है हजीरा वाली लाइन जो है ये वीजापुर से होती हुई आगे बढ़ रही है। इसके साथ में हमें जो जानकारी दी गई है वो ये दी गई है कि राजस्थान में कोटा और उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर हैं। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा। देखिए जब हम इन्हीं लाइनों को देख रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में कोटा, ये देखो ये रहा कोटा, और साथ में जो दूसरे नाम दिए गए हैं वो कहा है हमें राजस्थान में कोटा, और उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर और बबराला की बात की गई है। तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने नाम बताए हैं इसकी शाखाएं जो हैं वो फैली हुई हैं, और वहाँ पर इससे जो है सप्लाई होती है, पाइपलाइन के थ्रू सामान भेजा जाता है। तो अब मैं आपको इस नक्शे में एक मोटी मोटी बात बता देती हूँ कि मुख्य शाखाएं इन्होंने यहाँ पर रेड कलर से दिखाई थी, और उप शाखाओं को इन्होंने दिखाने के लिए ब्लू कलर का लगभग इस्तेमाल किया है, और वही स्थिति यहाँ पर भी है। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ पाएगा। तो ये है हमारा पाइपलाइन का नक्शा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बेसिकली जो समझने वाली बात है वो ये है कि आप ये देख पा रहे हैं कि पूरे उत्तर भारत में, करीबन पूरे उत्तर भारत में ये पाइपलाइंस हैं, और इसमें जैसे ये पुणे से इंदौर तक की लाइन दिखाई दे रही है। तो ऐसा है कि इसको तो हमने अभी कहीं देखा नहीं, पढ़ा नहीं, तो यहाँ पर तो लेकिन नक्शे में दिया हुआ है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये जो 3 डिब्बे हमने पढ़े हैं, 3 शाखाएं जो हम पढ़ रहे हैं, मुख्य शाखाएं पढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी आपको पाइपलाइंस देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारी पाइपलाइंस में मुख्य पाइपलाइंस हैं जो हमने 3 पढ़ी हैं। आप इसे नक्शे को देखकर ये समझ पा रहे होंगे कि इनकी ये जो लाइनें हैं, जितनी हमारी रेल परिवहन और सड़क मार्ग की हमने बात की थी, जितना वो फैली हुई हैं, ये उतना फैली हुई नहीं है। लेकिन ये फिर भी ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा फैली हुई हैं। लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे कि ये लाइनें जो हैं ये सीधी सीधी बिछाई गई हैं। चलिए वापस चलते हैं अपनी वर्कशीट की ओर। तो ये हुई हमारी आज की वर्कशीट। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी, और समझ में आने के साथ साथ आपको पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर हमें दिए गए हैं कुछ प्रश्न, और हमें देने हैं उन प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले, ठोस पदार्थों को पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से किस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है? तो हमने ये बात की ही थी कि ठोस पदार्थों को लिक्विड में, यानी कि तरल पदार्थों में बदल लिया जाता है, और तरल पदार्थों में बदलकर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। फिर इन्होंने हमसे कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाइपलाइन परिवहन को चलाने की लागत कम आती है? तो ऐसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि टूट-फूट भी कम होती है, पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन की आवश्यकता भी नहीं होती, इसलिए यहाँ पर लागत कम आती है। मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हमने अभी अब तक अपनी वर्कशीट में हम 3 तरह के परिवहन की बात कर चुके हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और पाइपलाइन की बात कर चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या यही 3 तरीके हैं जो हमारी परिवहन में आएंगे, या कुछ और भी हैं जिनके ज़रिए से परिवहन होता है?
मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान को, या लोग खुद एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। तो फटाफट से अपनी किताब उठाइए भूगोल की और 7वें चैप्टर में आइए और देखिए वहाँ पर, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि और कौन से तरीके हैं और कितने तरीके हैं। मैं देखती हूँ आपको, आप अपनी पढ़ाई के प्रति आप कितने ज़िम्मेदार हैं और आपको एसएसटी कितनी अच्छी लगती है, और अगर नहीं भी अच्छी लगती है तो अब अच्छी लगने लगेगी। तो फटाफट से अपनी किताब उठाकर ढूंढें और जवाब दें। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल कौन से हैं? तो ये अभी-अभी हमने समझे नक्शे पर कि 3 प्रमुख जाल जो हैं वो ये हैं। अब चौथा प्रश्न, पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से आपके घर तक क्या पहुंच पाता है और इस माध्यम से परिवहन कैसे आसान और सस्ता हो जाता है? तो ये है हमारे चौथे प्रश्न का उत्तर। जल और एलपीजी हमारे घरों तक पहुंचती हैं, बाकी सभी चीज़ें शोधनशालाओं तक पहुंचती हैं और वहाँ से अपने अपने तरीके से दूसरी जगहों पर उसे, या घरों तक ज़रूरत अगर उनकी घरों तक है तो घरों तक पहुँचाया जाता है, और अगर दूसरी जगहों पे उनकी ज़रूरत है तो वहाँ पर पहुँचाया जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए पेट्रोल को आपने देखा होगा पेट्रोल और डीज़ल के लिए पर्टिकुलर जगहें बनी होती हैं जहाँ से सब लोग जाकर उसे अपने वाहनों में भरवाते हैं या लेते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको पसंद आई होगी, और फटाफट से अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपके लिए यूज़फुल प्रूफ हुई है, तो लाइक कर दें। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है। तो आपकी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा जो रेड कलर का होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका कलर अभी भी रेड ही होगा। क्लिक कर दें, उसका कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।